ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, पूरा देश लॉकडाउन में है। हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि आप भी सुरक्षित होंगे। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं को प्रारंभ किए हुए हैं। इन ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत मैं आज आपको नागरिक शास्त्र कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का प्रथम पाठ सेक्शन ए नए राष्ट्र का निर्माण एवं चुनौतियां पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आइए सर्वप्रथम हम आपको आजाद भारत के पूर्व ज्ञान से थोड़ा जोड़ते हुए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। हमारा भारत सदियों से किन्हीं आक्रांताओं से गुलाम रहा है। कुछ तो आए और चले गए, जैसे डेरियस, सिकंदर, परंतु कुछ यहाँ पर आकर के बस गए और यहीं के हो गए, जैसे हिंद, यवन, कुषाण, शक, पहलव, अरब, तुर्क, अफगान और मुगल। ये सब विदेश से आए और देश में ही बस गए। इसके पश्चात अंग्रेज हमारे यहाँ आए। अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, परंतु धीरे धीरे उनका विचार बदल गया और वो यहाँ के राजाओं को, नवाबों को हरा करके शासन करना शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत पहले तो उनका मुकाबला राजाओं से हुआ, उन्होंने राज्य को हड़पा। धीरे धीरे इन्होंने जनता जनार्दन को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया, जिससे देश में उथल पुथल और विद्रोह की स्थिति पहले से ही थी। परंतु 1857 का एक ऐसा स्वतः स्फूर्त विप्लव हुआ, इसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। मुख्य रूप से वह जनता की क्रांति थी और वह असफल हो गई। असफल इसलिए हो गई कि बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वह जनता की क्रांति असफल हो गई। इसमें अंग्रेज जीत गए और जनता हार गई। शायद हम उसी समय अगर राजा महाराजाओं ने देश का साथ दिया होता, लोगों का साथ दिया होता, तो हम उसी समय आजाद हो गए होते। परंतु 1857 के बाद कंपनी के हाथ में जो भारत का शासन था, वह ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में चला गया। यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न पड़ावों से होता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसके पश्चात स्वदेशी आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है, चौरी चौरा कांड होता है, बारदौली सत्याग्रह होता है, नमक आंदोलन होता है, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्रिप्स मिशन आता है और अंततोगत्वा हम लोग भारत के तत्कालीन सरकार, जिसके प्रधानमंत्री इटली थे, वहां की उनकी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 3 जून को वह दिन आ गया जिसमें भारत को विभाजित करने या आज़ादी देने की बात कह दी गई। ये हम 15 अगस्त को देश को आज़ाद कर देंगे, माउंटबेटन ने घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। इधर दोनों राष्ट्र, जो नया पाकिस्तान बनने वाला था और भारत भी अलग होकर एक नया राष्ट्र बनने वाला था, पाकिस्तान के लीडर जिन्ना के द्वारा तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारा देश मुस्लिमों का देश तो बन ही रहा है, साथ ही साथ हम यहाँ पर सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी देंगे, पूरा अधिकार देंगे। ऐसा प्रलोभन बंटवारे के पहले से दिया जा रहा था, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वहीं रुक जाएं और यहाँ से उनके संप्रदाय के लोग वहाँ चले जाएं। ऐसा कुछ हमारे हिंदुस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा था, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर नहीं कहा जा रहा था। इसी दौर में 14 अगस्त को 1947 को गांधी जी ने बंटवारे के संदर्भ में कहा कि कल हम आज़ाद हो रहे हैं अंग्रेजों की गुलामी से। एक तरफ हमें बहुत खुशी है कि हम आज़ाद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमें गम है कि हम 2 राष्ट्रों में बंट रहे हैं। हमारा देश 1947 को मध्य रात्रि
12 बजे के पश्चात 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से उन्होंने संबोधन किया और लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण को भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से संग्रहित किया गया है या इस नाम से जाना जाता है। देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद हमारे सामने कठिन परिस्थितियां थी। दो बातें बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब देश आजाद हो गया है, इसमें लोकतंत्र कायम होगा और लोकतांत्रिक सरकार पूरे देश को चलाएगी। दूसरी बात यह थी कि यह देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, इसमें जो है सबका भला हो ऐसा शासन स्थापित किया जाए, इसमें कुछ लोगों के लिए कार्य ना हो बल्कि पूरे समाज, पूरे देश के हर वर्गों के लिए कार्य हो, ऐसा शासन स्थापित हो। यह दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्योंकि इसके पहले आंदोलन में बहुत सारी विचारधाराएं आंदोलन में शामिल थीं और तरह तरह की बातें थी और उनके विचार थे, परंतु सबकी सहमति इन दो बातों पर बन गई। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था। दुनिया में कोई भी देश आजाद होता है तो उसे आजादी की बड़ी खुशी होती है, परंतु हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय ऐसी भयानक त्रासदी हुई हमारे देश में, शायद किसी देश के साथ ऐसा हुआ हो। बंटवारे के साथ साथ हमारा देश उस खून खराबे को देखा, उस सांप्रदायिक दंगे को देखा जिसे कुछ संगठनों द्वारा पराजित तरीके से किया गया और बहुत सारा खून खराबा हुआ। हम आज़ादी के खुशी का भी जश्न मना रहे थे, वहीं हमारे देश के बहुत सारे परिवार गम में डूबे हुए थे। ऐसी परिस्थितियां दुनिया में किसी भी देश की आज़ादी के साथ नहीं हुआ जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के साथ हुआ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर, नए राष्ट्र की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां या यूं कहें नए राष्ट्र की चुनौतियां, क्योंकि हमारा देश अभी अभी नया ही आजाद हुआ है गुलामी से, तो चुनौतियां कितनी इसके सामने हैं, इन चुनौतियों को हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे देश के सामने जो पहली चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने थी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा भारत बहुत विशाल देश है। इस देश में विभिन्न तरह की संस्कृतियां हैं, विविधताएं हैं और कहा यूं जाता है कि यह उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इस देश में वह सारी संस्कृतियां, वह सारे संस्कार पाए जाते हैं जो एक महाद्वीप में पाए जाते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, तरह तरह के भाषाएं, बोली, पहनावा, खान पान, रंग, रूप, वेशभूषा, सारी चीजें भिन्न हैं। और इसी भिन्नता के कारण और अभी अभी जैसा कि देश आजादी के समय तरह तरह की बातें सामने आ रही थी कि क्या यह देश एक रह पाएगा। वहां दक्षिण की संस्कृति कुछ है, उत्तर की संस्कृति कुछ है, पूर्व की कुछ है, पश्चिम की कुछ है। इतनी विभिन्न संस्कृतियों को कैसे एक रख पाएंगे, यह तरह तरह के नए नए विद्वानों के विचार आने शुरू हो गए थे और यह बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसी में सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी जो सारी आशंकाओं को बल दे रही थी कि बंटवारे के समय जो सांप्रदायिक दंगे हो गए वो इसे और इस शंका को बढ़ा रहे थे और एकता के सूत्र में बंधना
हमारे देश के नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि इस देश को एक कैसे रख पाएंगे अंग्रेजों के जाने के बाद। यह सबसे बड़ी चुनौती थी और हमारे देश का नेतृत्व इस चुनौती को बखूबी स्वीकार करते हुए इसको दिखाया, साबित किया कि हम एक रह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव। लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव की सबसे बड़ी समस्या थी। इसका तात्पर्य है कि आजादी के पहले हम तरह तरह के शासनों में शासित थे। कहीं नवाबों का शासन था, कहीं राजाओं का शासन था, कहीं जमींदारों का कब्जा था, कहीं पर अंग्रेजी हुकूमत थी। ये पूरे सम्मिलित रूप से हम लोग, पूरे देश के लोग शासित थे। अब नए राष्ट्र में जहाँ एक संविधान बन चुका था और संविधान हमारा लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक संविधान था। लोकतांत्रिक मतलब जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, लोकतांत्रिक शासन होता है। अभी अभी हम लोग जो है गुलामी से आज़ाद हुए हैं और इस गुलामी की आज़ादी के बाद देश के बहुसंख्य लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं। इसमें मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को मताधिकार का भी अधिकार मिल गया था। मताधिकार का अधिकार ऐसा अधिकार था जो शासित लोग कल तक गुलाम हुआ करते थे, कल तक प्रजा हुआ करते थे, आज वह वोट के बल पर, अपने मतदान के बल पर शासक बन सकते हैं, शासक बन जाएंगे। और शासक बन जाने के बाद जो राजाओं के अधीन तब तक हुआ करते थे, उनकी प्रजा हुआ करते थे, क्या उन राजाओं के साथ वो बैठ सकते थे? क्या वो राजा उनके इस अधिकार को स्वीकार कर सकते थे? क्या वह उच्च लोग उन अधिकारों को स्वीकार कर सकते थे? इस तरह से यह बड़ी आशंका की बात थी कि जो लोग कल तक राजाओं के अनुचर हुआ करते थे, राजाओं के सेवक हुआ करते थे, राजाओं की प्रजा हुआ करते थे, आज वो उसी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में राजा के समकक्ष बैठने लगेंगे। क्या इस तरह से वहां की ये परंपरागतवादी लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? यह सबसे बड़ी चुनौती थी। और यह तय था एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक व्यवहार को लागू किया जाए। अगर लागू नहीं किया जाता है तो वह देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश में जो नेतृत्व हमारा था, जो सरकार नहीं थी, संविधान को लागू हो गया था, संविधान लागू होने वाला था, उसको संविधान के अनुसार चलाया जाए। तो यह चीजें कि जो लोग परंपरावादी लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, क्या दोनों लोग एडजस्ट हो पाएंगे? यह सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। तीसरी चुनौती थी विकास की। तीसरी विकास की चुनौती थी। हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय आप सबको पता है कि हम गरीबी की हालत से गुजर रहे थे। हमारा देश गरीब था। हमारा देश का इसका पहले अपना कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने शोषण कर लिया था। हमारा देश बहुत गरीब था। इस स्थिति में हमारे नए आजाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम जो है विकास के लिए कार्य करें। और हमारे पास संसाधनों का अभाव, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव, ये सारी बातें थी। ऐसी स्थिति में यह बात सामने आई विकास के लिए कि विकास जो हो वह सब के लिए हो, इस देश के सारे लोगों के लिए हो। ऐसा विकास ना हो जो कुछ चंद लोगों का ही हो जाए और बहुसंख्य लोग, अधिकतर लोग इस विकास से वंचित हो जाएं। संविधान ने यह व्यवस्था दिया था कि जो विकास हो वो सबका हो, सभी को बराबरी का अधिकार मिले। इसलिए सबका विकास बहुत जरूरी था। ऐसा संविधान के अनुसार ही होगा, संविधान से इतर नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ समानता की बात कही गई। समानता की बात
संविधान के अनुच्छेद 14 में साफ साफ कही गई है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कि देश की सभी जनता कानून के समक्ष सभी समान होंगे, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, वो सभी कानून की नज़र में बराबर होंगे। यह भी साबित करना था कि देश के सारे लोग कानून की नज़र में समान हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 17 में भी साफ साफ उल्लेख कर दिया गया था कि किसी का अपमान नहीं किया जा सकता, किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 16 और 15 दोनों में समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए विशेष कानून बनाने की सुविधा संविधान के तहत सरकारों को दी गई थी। यह भी चैलेंज था सरकार के सामने कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की विशेष जो सुरक्षा है वंचित समाज को, वह सरकारें उन्हें उपलब्ध कराएं। यह भी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि रूढ़िवादी समाज था, उससे लड़ना सरकार को अपने ही समाज से लड़ना होगा। इसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 29-30 में देश की धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यह जो है उनकी सुरक्षा, ताकि वो अपने आप को, वो धार्मिक अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें और सबके समान, सबके बराबरी का हक अपने आप को महसूस करें कि प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लेख है। इसमें लोक कल्याणकारी समाज की बात कही गई है। लोक कल्याणकारी का मतलब होता है जनता के लिए, जिसमें समाजवादी और साम्यवादी बातें भी सम्मिलित हैं। इसमें देश के उन वंचित समाजों के लिए, देश के सारे समाजों के लिए सरकारों को काम करना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया है कि उनके विकास के बारे में सरकार को कुछ न कुछ करने चाहिए, ऐसा नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है। इस तरह से हमारे देश में ये जो 3 चीजें हमने देखा, एक आजाद भारत के लिए, एक नए राष्ट्र के समय, जो नया नया राष्ट्र अभी बना हो, उसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थी। ये चुनौतियां उस समय थी और हमारे तत्कालीन नेतृत्व ने, आज हम 73 साल के बाद चाहे जो कमेंट कर लें, चाहे जो आलोचनाएं कर लें, लेकिन 73 साल पहले जाकर हम सोचें तो ये चुनौतियां उस नेतृत्व के लिए बड़ी गंभीर थी। परंतु हमारे नेतृत्व ने, हमारे देश के नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़ी बखूबी से आगे बढ़ने के लिए विकास का रास्ता अपनाया, सांप्रदायिक भावनाओं को एडजस्ट किया और आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और आज भी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं और हमारा देश बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें बेरोजगारी है, अशिक्षा है, सांप्रदायिक भेदभाव है और सबके साथ आज कोरोना की एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारा देश उससे भी जूझ रहा है। ऐसे समस्याएं किसी भी देश सामने आती रहती हैं। तो बच्चों, यह वीडियो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको भारत के विभाजन और विस्थापन के बारे में बताएंगे।